सो वेलकम टू आवर चैनल IAS। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा इकोनॉमी का। स्टैटिक भी देखें और करंट अफेयर के हिसाब से देखें और प्रीलिंग के हिसाब से देखें। हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं हमारे एक्सटर्नल सेक्टर पर जो हमारी इकोनॉमी का है, तो उस पर हम आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम स्टैटिक भी कवर करेंगे और उसके साथ साथ हम इकोनॉमिक सर्वे को भी कवर करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे का जो डॉक्यूमेंट होगा, जो भी रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे हुआ था 2021-22 वाला, इसको हम देखेंगे क्या इसकी की फाइंडिंग है और कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट हैं, हम उनको सबको साथ लेकर ही चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो आज का हमारा टॉपिक, जैसे मैंने बताया आपको, इट विल बी एक्सटर्नल सेक्टर। तो देख लेते हैं एक्सटर्नल सेक्टर में, पहले देखते हैं क्या क्या उसके अंदर कौन कौन से दो कंपोनेंट। एक्सटर्नल सेक्टर से नाम से ही बता रहा है कि ये हमारे भारत के ट्रेड के एक्सटर्नल सेक्टर की बात करेगा। तो हम जान लेते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट हैं, कौन कौन सी चीज़ इसके अंदर आती है, क्योंकि यूपीएससी ने इस बार मेंस के अंदर बजट पे क्वेश्चन पूछा था GS3 के अंदर, इकोनॉमी के अंदर। तो प्रोबेबल है कि वो एक्सटर्नल सेक्टर के क्या क्या हमारे कंपोनेंट्स हैं उनको भी पूछ सकता है। तो आइए पहले हम वही देख लें ताकि हमें पहले भी ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। देखिए, तो ये रहा हमारा। देखिए, जो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर है पूरा का पूरा, उसमें हमारे दो अकाउंट है। एक तो है कैपिटल अकाउंट, अनदर इज कैपिटल अकाउंट, अनदर इज करंट अकाउंट। सॉरी, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट जैसे हमारा करंट अकाउंट होता है जो हमारे बैंकों में होता है, जिसमें हम रोज ट्रांजेक्शन करते रहते हैं, राइट, उसे हम करंट अकाउंट बोलते हैं। करंट अकाउंट में हमारे दो कंपोनेंट्स हैं, वन इज इनविजिबल, दूसरा है विजिबल। अभी विजिबल का मतलब क्या है? जो तो हमारा गुड्स या मर्चेंडाइज का ट्रेड है वो हमारा आएगा विजिबल के अंदर, क्योंकि जब भी हमारे गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं तो वो हमें दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो वो हमारा आएगा विजिबल के अंदर। इनविजिबल की बात करें तो उसके अंदर हमारे तीन कंपोनेंट आएंगे, इसको आप याद कर लीजिए, SIT से, राइट। तो S स्टैंड फॉर सर्विस, I स्टैंड फॉर इनकम एंड T स्टैंड फॉर ट्रांसफर। अभी सर्विसेज तो नॉर्मल है, जो भी हम अपनी इंजीनियरिंग सर्विसेज देते हैं, IT सर्विसेज देते हैं, फार्मास्यूटिकल की, मेडिकल सर्विस देते हैं, वो हमारा आ जाएगा सर्विसेज के अंदर। अगर हम बात करें इनकम की, तो इनकम के अंदर आएगा अगर हमने किसी फॉरेन कंट्री में हमने शेयर खरीद रखे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, तो जो वहाँ से डिविडेंड आ रहा है, हमने किसी कंट्री को लोन दिया है तो वहाँ से जो इंटरेस्ट आ रहा है, या हमारी किसी इन्वेस्टमेंट से हमें प्रॉफिट आ रहा है, तो वो तीन कंपोनेंट हमारी इनकम के अंदर आ जाएंगे। अभी हम ट्रांसफर की बात करें तो ट्रांसफर वो कंपोनेंट होता है जिसमें हमें विदाउट कोई गुड्स एंड सर्विसेज दिए जो पैसा आ रहा है। हमने डायरेक्टली कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं दिया उन्हें बस, लेकिन हमें पैसा उसके एवज में आ रहा है। जैसे कि गिफ्ट, किसी कंट्री ने हमें गिफ्ट दे दिया, जो डोनेशन आते हैं बाहर से हमें, जो रेमिटेंसेज आते हैं हमें बाहर से, राइट। तो वो चीज़ होगी। अभी रेमिटेंसेज को आप सर्विसेज मत मानेगा, वो जो लोग हैं हमारे, जो NRIs हैं, वो बाहर में कंट्री में उधर ही फिजिकली एक्ट कर रहे हैं, उधर ही फिजिकल कमा रहे हैं, लेकिन जस्ट पैसा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो वो रेमिटेंसेज, तो रेमिटेंस इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसफर, ये सर्विस का पार्ट नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में मेजरली जो तीन कंपोनेंट है हमारे, NRI अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स और लोन। अभी NRI अकाउंट में क्या क्या आएगा? अगर तो वो कोई गिफ्ट भेज रहे हैं, कोई डोनेशन, रेमिटेंस, वो NRI अकाउंट जो होता है, FCRA होते हैं हमारे, FCNRA, ठीक है। तो वो हमारे NRI अकाउंट होते हैं। इन्वेस्टमेंट में अगर मान लीजिए किसी कंट्री ने हमारी कंट्री के अंदर सोवरेन, जैसे आप सुनते होंगे कि जो UAE है, उन्होंने सोवरेन इन्वेस्टमेंट किया, सोवरेन फंडिंग किया उन्होंने, राइट। तो वो जो भी, अगर कोई कंट्री हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, कोई कमर्शियल कंपनी हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वो इन्वेस्टमेंट के अंदर आ जाएगा। फिर अगर हम लोन की बात करें तो जो FDIs हैं और FIIPs हैं, तो ये हमारे उसके अंदर आ जाएंगे। नहीं, सॉरी, इन्होंने यहाँ पे गलत दे दिया है, वेट वेट वेट। अब इसको गलत, इन्होंने गलत यहाँ पे मार्क कर दिया इस मैगजीन के अंदर। ये जो हमारा ये वाला कंपोनेंट, FDI FIIP, दिस इज फॉर इन्वेस्टमेंट। इसको आप ध्यान से देखिएगा। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, वो हमारे इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट के अंदर आएगा। उन्होंने गलत यहाँ पे कर दिया। देखिए, थोड़ा इनमें भी गलती के चांस रहते हैं। और अगर हम बात करें जो हमारा लोन है, तो जो सोवरेन लोन है, अगर किसी कंट्री ने हमारे हमें लोन दिया है, या अगर किसी कंपनी ने दिया, तो वो कमर्शियल लोन के अंदर आएगा। तो ये मुझे पढ़ते वक्त दिक्कत हुआ कि कुछ तो कंफ्यूजिंग है इसके अंदर, तो चलिए जाने दीजिए, ह्यूमन एरर होता है, पॉसिबिलिटी रहता है। तो अब ध्यान से देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या क्या आएगा, FDIs FIIs, एंड लोन के अंदर आएगा सोवरेन लोन्स। अगर किसी कंट्री ने, किसी सोवरेन गवर्नमेंट ने हमें लोन दिया तो वो सोवरेन लोन के अंदर आएगा। और अगर किसी कंपनी ने हमें लोन दिया तो वो हमारा कमर्शियल लोन के अंदर आएगा। अब हम देख लेते हैं करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस क्या है। इस पे क्वेश्चन प्री में बन सकता है और आपको मेन में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हम इनको साथ साथ लेके चलेंगे। देखिए, पहले मीनिंग क्या है करंट अकाउंट का, क्या है? जो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का देखता रहता है, राइट। अभी जैसे हमने गुड्स का देखा, सर्विस का देखा, हम इन दोनों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। ये देखिए, तो मतलब विजिबल और इनविजिबल का अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा, जो डेली डेली वाला हो रहा है, तो वो हमारे करंट अकाउंट के अंदर आएंगे। उसके बाद हम देखें तो ये हमारे शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन होते हैं। जो हमारा करंट अकाउंट के ट्रांजेक्शन है वो हमारे शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन है, राइट। ये देखिए, ये हमारे शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन है जो भी हमारे करंट अकाउंट वाले हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या है,
तो इट कवर्स द अर्निंग एंड स्पेंडिंग, जो भी हम करंट अर्निंग या स्पेंडिंग कर रहे हैं। इट एक्सक्लूड्स बोरोइंग एंड लैंडिंग, क्योंकि ये किसके अंदर आएगा, इट विल कम अंडर कैपिटल। लोन हमने कहाँ देखे, कैपिटल के अंदर आएंगे। अभी कैपिटल अकाउंट की बात करें तो इट शोज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब अगर हमने कोई चीज लेकर कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी कहीं पर, तो वो हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है ना, किस कैपिटल, जैसे हम बोलते हैं पैसा से पैसा बनाना, तो दैट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर शो करता है, कैपिटल अकाउंट है। ये लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है ट्रांजेक्शन, राइट। अगर हम किसी से लोन लेते हैं तो आपको पता होगा वो बहुत लंबे समय के लिए होता है। अगर कोई कंट्री इन्वेस्टमेंट कर रही है, एफडीआर है, तो वो भी 10 साल से ज़्यादा के लिए होगा। तो इस प्रकार से ये लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन है और करंट अकाउंट शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन है। उसके बाद अगर हम देखें तो इट इंक्लूड्स बोरिंग एंड लेंडिंग ऑफ हर कंट्री, राइट, क्योंकि इसके अंदर में देखा कि लोन्स हमारे इसी के अंदर आएंगे, कमर्शियल या हो या सोवरेन हो। उसके बाद अगर हम बात करें कंपोनेंट, क्या है कंपोनेंट, हमने देखिए विजिबल ट्रेड यानी कि जो गुड्स का ट्रेड है, जो मर्चेंडाइज का ट्रेड है। इन विजिबल ट्रेड में फिर हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आ जाएगा। और यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन जिसमें हमारा आ जाएगा ये जो हमारे जो भी हमारे फॉरनर्स है, जो रेमिटेंसेज आ रहे हैं, गिफ्ट आ रहे हैं, डिविडेंड आ रहे हैं, तो ये सब हमारे इसके अंदर आ जाएंगे। अगर हम कैपिटल अकाउंट की कंपोनेंट की बात करें तो सबसे पहले डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बात करें तो एफडीआई आ जाएगा। देन पोर्टफोलियो में एफपीआई आ जाएगा। फिर जो भी अगर हम लोन्स ले रहे हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग ले रहे हैं, अगर किसी नॉन रेजिडेंट का, मान लीजिए अगर किसी नॉन रेजिडेंट का हमारी कंट्री के बैंक में अकाउंट है, तो वो हमारे कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। फिर जो आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो हमारे कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। फिर अगर हम डेफिसिट की बात करें, डेफिसिट का मतलब क्या है कि जो हमारा इनकम हो रहा है और जो हम स्पेंडिंग कर रहे हैं उसमें जो डिफरेंस ज़्यादा हो। अब जैसे मान लीजिए अगर हम विजिबल की बात करें, जिसको हम ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं, तो अगर हम गुड्स की बात करें, अगर हमारा जो इम्पोर्ट है वो एक्सपोर्ट से कम है, तो हम ज़्यादा पैसा खर्च रहे हैं अपने इम्पोर्ट पे एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट होगा। उसे हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा मर्चेंडाइज का ट्रेड आएगा। अगर हम बीओपी की बात करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दोनों कंपोनेंट आ जाएंगे, करंट अकाउंट भी आ जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में एंड कैपिटल अकाउंट भी आएगा। लेकिन अगर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें तो उसमें सिर्फ मर्चेंडाइज वाला पार्ट आएगा, हमारा जो गुड्स वाला पार्ट है। अभी डेफिसिट देख लेते हैं, डेफिसिट कौन कौन से। तो डेफिसिट इट वैल्यूज द गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्टेड एक्सीड। अगर देखिए जो भी हमने गुड्स बेचे, जो भी हमने सर्विस एक्सपोर्ट किए, इसका वैल्यू, अगर ये वैल्यू एक्सपोर्ट का कम है हमारे इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से, तो उसे हम बोलेंगे कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, सीएडी जिसे हम बोलते हैं, जो नॉर्मली हमारा नेगेटिव में ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अभी इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ेंगे, एक साल हमारा सरप्लस भी रहा तो उसके क्या कारण थे वो हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट है इट इज लेसर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो उस कंडीशन को बोलेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट। ये आप ध्यान से देख लीजिए। फिर अगर हम बात करें कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, तो उसमें क्या होगा, व्हेन मोर मनी इज फ्लोइंग आउट ऑफ कंट्री, तो वो करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारी कंट्री में जितना भी करंट अकाउंट से पैसा आ रहा है, राइट, जो कंट्री से लेकिन पैसा बाहर जा रहा है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू इन वाले फ्लो के, इन दैट केस वी विल के हमारा कैपिटल अकाउंट डेफिसिट हो गया। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में हम ज़्यादा लोन लेते हैं, ज़्यादा एफडीआई इन्वर्ट होता है हमारी कंट्री के अंदर, तो नॉर्मली हमारा करंट अकाउंट सरप्लस ही रहता है, बिकॉज इसमें इनफ्लो ज़्यादा है, राइट। आपने सुना होगा कि हमारी कंट्री ने लोन लिया, वर्ल्ड बैंक ने हमसे हमें वो दिया, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए दिया, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगी। और आपने देखोगे हम जो लोन देते हैं किसी छोटी कंट्रीज को डेवलपमेंट के लिए, एलडीसीज को, तो वो वैल्यू बहुत कम रहता है एज कम्पेयर टू जो हमें मिलता है इंस्टीट्यूशन से। तो उस वे में हमारा कैपिटल अकाउंट हमेशा सरप्लस ही रहता है। और करंट अकाउंट क्योंकि हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, जैसे क्रूड ऑयल की बात कर ले, पेट्रोलियम की बात कर लें, तो वो ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारा इंपोर्ट भी ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू जो हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो करंट अकाउंट नॉर्मली हमारा डेफिसिट रहता है, ये आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे। जो जनरल ट्रेंड रहता है, अगेन आई एम सेइंग इट। सरप्लस की बात करें तो वाइसा वर्सा हो जाएगा अगर हम गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है। फिर है कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी का इशू क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि अब अगर आपको स्टेटमेंट आ जाए कि इंडिया हैज़ अलाउड फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑन इट्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट की अगर बात करें जो डेली ट्रांजेक्शन वाला है, शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन वाला है, तो जी हाँ वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो हमारा करंट अकाउंट है डेली ट्रांजेक्शन वाला, करंट जो बहुत फ्रीक्वेंट चेंज हो रहा है, तो जो डेली ट्रांजेक्शन है, शॉर्ट टर्म ट्रांजेक्शन है, उसमें हमारा फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है। लेकिन अगर हम बात करें कैपिटल अकाउंट भी जिसपे हमारा लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन है, तो उसमें हमारा पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी अलाउड है। ध्यान दीजिए। अभी कन्वर्टिबिलिटी होता है, अब मान लीजिए कन्वर्टिबिलिटी अगर मैं आपको डेफिनेशन के साथ जाऊँ तो डेफिनेशन क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी रिलेट्स टू द रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन on the payments relating to international exchange of goods services and factor income। मान लीजिए अगर आपको कोई इंडिया से कोई गुड्स खरीदने हैं, आपके पास डॉलर है, आप हमारी कंट्री में आएंगे, आप हमें डॉलर देंगे, रुपीज लेंगे, प्रोडक्ट लेके चले जाएंगे।
ऐसे कोई लिमिट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितने के प्रोडक्ट लेके जा सकते हैं इंडिया से, राइट। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब अगर करंट अकाउंट में गुड्स की बात करें, सर्विसेज की बात करें या इनविजिबल्स की बात करें ओवरऑल, तो वो कितनी भी अमाउंट का आप अपना डॉलर ला सकते हैं कंट्री में, हमारी इंडिया में। रूपी कन्वर्ट कीजिए, गुड सर्विसेज परचेज कीजिए, चले जाइए वापस। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फुल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। लेकिन अगर हम बात करें कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये फुली कन्वर्टेबल नहीं है। इसका मतलब क्या था, अगर हम एक कंडीशन एज्यूम कीजिए कि मान लीजिए हमने कैपिटल अकाउंट पे फुल कन्वर्टेबिलिटी अलाउ कर दी, तो उस कंडीशन में कोई भी इंस्टीट्यूशन हमारी कंट्री में आएगा, वो जितना मर्जी एफडीए ला सकता है, जितना मर्जी एफआईआई ला सकता है। उस पर अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, अगर उस केस की बात करें, अगर हम हाइपोथेटिकल केस कंसीडर करें कि इंडिया ने कैपिटल अकाउंट पे लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन वाले पे फुल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी दे दिया, तो उस केस में होगा, जो भी कंट्री इंस्टीट्यूशन आएगा, कंपनी आएगी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एफडीआई पे वो जितना मर्जी पैसा भरपूर लगाएंगे एफआईएस पे। होगा क्या, जो हम एफपीआईएस की बात करें, एफआईएस की बात करें, वो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, राइट। जो तो एफडीआई है वो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसमें तो हम थोड़ा सेफ रहते हैं। लेकिन जो एफआईआईज हैं, जो हमारी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब वो मान लीजिए जानबूझ कर उन्होंने एकदम से इतना पैसा इन्फ्यूज कर दिया, और मान लीजिए एक हफ्ते बाद सारा का सारा पैसा एब्जॉर्ब कर लिया, मार्केट सारा सारा विड्रॉ कर लिया, तो उस केस में तो हमारी इकोनॉमी पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, है ना, कोलैप्स हो जाएगी। यही सेम हुआ था हमारे साउथ एशियन क्राइसिस में। जो हमारे साउथ एशियन कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे 4 कंट्री थी, सिंगापुर, हांगकांग, ये कोरिया। इन्होंने मिलकर एक फुल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कर दी कैपिटल अकाउंट पे, जिस कारण से यहाँ पे कैपिटल तो बहुत ज्यादा आ गया। तो उस समय इनको 4 टाइगर्स बोला गया था, 4 टाइगर्स ऑफ ग्रोथ ऑफ एशिया, राइट। लेकिन हुआ क्या, वो इनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो रातों रात फंडामेंटल्स चेंज हुए, तो इनके सारा पैसा विड्रॉ कर लिया गया। तो उस समय उनकी कोलैप्स हो गई थी इकोनॉमी। उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी से सीख लेकर हमारी इंडिया ने बोला कि हम ओपन कन्वर्टिबिलिटी नहीं करेंगे, फुल कन्वर्टिबिलिटी कैपिटल अकाउंट में, वी विल कीप इट पार्शियली कन्वर्टिबल, राइट। ये हमने जो मेन पार्ट था हमने समझ लिया, आपका बेसिक बेसिक क्लियर हो गया। अब हम फटाफट से इसको देखते हैं कि क्या क्या बात करें, कौन कौन चीज़ों की बात करें। देखिए, तो पहले अगर हम बात करें फॉरेक्स, जिसे हम फॉरेक्स फॉरेन रिजर्व भी बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, तो इसमें क्या क्या आता है, बैंक डिपॉजिट आते हैं, गोल्ड आता है, एसडीआर आते हैं। एसडीआर क्या आते हैं हम आप पढ़ेंगे, रिजर्व ट्रांसपोजिशन। ये दोनों ही आईएमएफ के ही चीजें हैं, राइट। ये सिंपल क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि व्हाट इज आरटीपी, रिवर्स ट्रांसपोजिशन इज रिलेटेड टू। बहुत सिंपल क्वेश्चन, इट इज रिलेटेड टू आईएमएफ। वन ऑफ एक ऑप्शन में आईएमएफ था, तो वो सिंपल था। देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हमारी फॉरेक्स रिजर्व एक्सचेंज में होती है। फिर अगर हम बात करें पुराना डाटा है, इसके हमें चीज़ को हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी जो करंट डाटा था वो हमारा 636 बिलियन के अराउंड हमारा फॉरेक्स था। वो इतना यूपीएससी डाटा पे नहीं जाएगा, राइट, तो हमें उतना याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें एसडीआर, विच इज इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन पेंडिंग है, इस पे डिटेल पे क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इसका जिक्र आ रखा है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए, एसडीआर इज इंटरनेशनल रिजर्व एसेट क्रिएटेड बाय आईएमएफ इन 1969। मतलब हाल फिलहाल में नहीं बना, बहुत पुराना बना, 1969 का बना है। इसकी जो वैल्यू एसडीआर की, एसडीआर एक बास्केट है जिसके अंदर बहुत सारी करेंसीज हैं, जो 5 मेजर करेंसीज हैं हमारी वर्ल्ड की। उनको लिया गया, उनकी वैल्यू से डिराइव की जाती है एक करेंसी, जिसको हम एसडीआर बोलते हैं। एसडीआर एक करेंसी नहीं है, एसडीआर इज जस्ट लाइक अ पेज, जो एक एसेट है बेसिकली, ये कोई करेंसी नहीं है, ठीक है। इट इज अ बास्केट ऑफ 5 करेंसी। कौन कौन सी, डॉलर, यूरो, रेनमिनबी चाइना की, येन एंड पाउंड स्टर्लिंग। ये देखिए, इट इज नेदर अ करेंसी नॉर अ क्लेम ऑन द आईएमएफ। अगर जैसे हमारी मान लीजिए इंडिया के पास भी कुछ एक कोटा होगा एसडीआर का, इंडिया के पास भी एसडीआर होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया वहां पे जाके क्लेम कर लग जाए कि हमारा पैसा वापस दो। इट इज नॉट अ क्लेम ऑन आईएमएफ, और एक करेंसी भी नहीं है। थोड़ा डिटेल में जानने के लिए हम आईएमएफ की साइट पर चलते हैं। ये देखिए, आईएमएफ की साइट पर हम चलते हैं, हम एसडीआर के बारे में पढ़ते हैं, ये लेटेस्ट है। तो एसडीआर वाज क्रिएटेड एज सप्लीमेंट्री इंटरनेशनल रिजर्व एसेट। कब किया गया था, अगर हम बात करें, जब हमारा वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, यूनाइटेड नेशन बना, तो उस समय ब्रेटन वुड के इंस्टीट्यूशन बने थे, जिसमें वर्ल्ड बैंक आता है, आईएमएफ आता है, डब्ल्यूटीओ, जिसका प्रायर नेम गैट होता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टाइप्स। तो ये तीनों बने थे, ब्रेटन वुड में कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहां से बने थे, तो इनको तीनों को ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। लेकिन 1973 में जब गल्फ क्राइसिस हुआ, ऐसा वैसा हुआ, तो एक्सचेंज रेट पूरे हिल चुके थे, एक इन्फ्लेशन बढ़ गया था। तो उस समय माना गया कि कोलैप्स ऑफ ब्रेटन वुड्स जो सिस्टम था वो हो चुका 1973 में। जिसके बाद एक मेजर शिफ्ट आया ओवरऑल करेंसीज के एक्सचेंज रेट में। जो पहले था, पहले हर एक करेंसी का जो एक्सचेंज रेट था वो फिक्स रहता था, गोल्ड या यूएस डॉलर के हिसाब से। लेकिन जब उन्होंने देखा तो बहुत वॉलेटाइल चीज़ है, तो उन्होंने फिर एक पूरा फ्लोटिंग एक्सचेंज रिजीम को ही चेंज किया, जिस कारण से एसडीआर भी उसी टाइम में आया। तो एसडीआर का जो वर्क था, इट वाज एज अ ग्लोबल रिजर्व एसेट, जो हमने बात की। अभी बात करें, एसडीआर सर्व्स एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ द आईएमएफ। स्टेटमेंट आ जाएगा कि एसडीआर सर्व्स एज यूनिट ऑफ अकाउंट ऑफ आईएमएफ ओनली। तो आपको ओनली पे ध्यान देना है, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी एज अ यूनिट ऑफ अकाउंट एसडीआर सर्व करता है, ये आप ध्यान दीजिएगा।
नेक्स्ट स्टेटमेंट है एसडीआर इज नीदर अ करेंसी नॉर अ क्लेम ऑन द आईएमएफ। ये हमने पढ़ लिया, ये डायरेक्ट जो मैंने मार्क की, ये डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए आप इसको ध्यान से दीजिए। अब वो बोलेंगे कि आफ्टर द कोलैप्स ऑफ ब्रेटन वुड एसडीआर वाज रीडिफाइंड, उसकी जो करेंसीज थी, जो बास्केट, उसको रीडिफाइन किया गया था उसके कोलैप्स के बाद। अगर हम बात करें एसडीआर की वैल्यू कैसे की जाती है, तो एसडीआर वैल्यू इन टर्म ऑफ यूएस डॉलर इज डिटरमिन्ड डेली बेस्ड। डेली उसकी वैल्यू डिटरमिन होती है ऑन द स्पॉट एक्सचेंज रेट ऑब्जर्व्ड एट अराउंड नून लंदन टाइम। तो आप ध्यान दीजिएगा कि लंदन टाइम है, डेली करते हैं यूएस डॉलर की उसके बेस पे स्पॉट एक्सचेंज। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो जो करेंसी का अमाउंट है वो रिमेन फिक्स्ड ओवर 5 ईयर एसडीआर वैल्यूएशन पीरियड। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो करेंसी का अमाउंट है वो फिक्स रहता है 5 साल की एसडीआर वैल्यूएशन के लिए, बट एक्चुअल वेट ऑफ करेंसी इन बास्केट फ्लक्चुएट्स। ये ध्यान दीजिए, एक्चुअल वेट करता है लेकिन अमाउंट फिक्स रहता है, वेट उसका फ्लक्चुएट करता रहता है। अभी देखिए 5-5 साल पर होता है इसका जो एवेल्युएशन होता है। और ये देखिए कौन कौन सी करेंसी कितनी पावर है। तो अगर हम बात करें 2015 के, अभी देखिए 2015 में के बाद 5 साल में तक ये रहना था, अभी 2020 में रिन्यू होना था, लेकिन 2020 में फिर वो कोविड आ गया तो 21 में चला गया, अब 21 के बाद इसको फिर से पोस्टपोन कर दिया गया है 31 जुलाई 2022 तक। तो अभी भी यही वाला चल रहा होगा डाटा, यही हमारे लिए एप्लीकेबल होगा। तो अगर हम बात करें यूएस डॉलर की वेटेज कितनी है, 41% वेटेज यूएस डॉलर का है, देन यूरो का 30% है, चाइनीज युआन या renminbi का 10% है 10.92, जापानीज येन की बात करें 8.33 है, पाउंड स्टर्लिंग की बात करें 8.9। इसका मैंने ऑर्डर पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया है, मैं आपको वो पीडीएफ जब अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है एसडीआर इंटरेस्ट रेट। इस पे इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट होता है, तो एसडीआर आई प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट रेट चार्ज टू मेंबर ऑन द नॉन कंसेशनल बोरिंग फ्रॉम द आईएमएफ। अगर हम आईएमएफ के मेंबर की नॉन कंसेशनल बोरिंग की बात करें तो जो उस पर इंटरेस्ट रेट उस पर लागू होगा तो दैट इज एसडीआर है। अब ये डिटरमिन कैसे होता है, जो हमने बात की एसडीआर की वैल्यू तो डेली होती है, लेकिन जो एसडीआर आई वैल्यू है इट इज डिटरमिनली वीकली बेस पे, राइट, ये वीकली बेस पे चलता है। और फिर आप देख लीजिए, अब फिर देखिए आपको जो मेन मेरे को बताना है, देखिए अगस्त 2021 में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ आईएमएफ अप्रूव्ड अ जर्नल एलोकेशन ऑफ एसडीआर इक्विवेलेंट टू इतना इतना बिलियन टू बूस्ट द ग्लोबल लिक्विडिटी। इकोनॉमिक सर्वे में भी एक फाइंडिंग आई है कि जो एसडीआर का एलोकेशन हुआ है पिछले साल में, उस कारण से हमारा जो करंट जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट उसमें एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। अभी कैपिटल अकाउंट में देखा ना, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं सॉवरेन की, कमर्शियल की, एफडीआईज एफआईज, तो उसमें जो कैपिटल अकाउंट में जो एक एसडीआर वाला पार्ट है हमारा, एक एसडीआर कंपोनेंट है, वो बढ़ गया कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अभी आईएमएफ ने देखा 2021 के अगस्त में एलोकेशन इंक्रीज कर दिया, एंड इट वाज द लार्जेस्ट एलोकेशन इन द हिस्ट्री ऑफ आईएमएफ। ये स्टेटमेंट आ सकता है यूपीएससी में कि रिसेंटली हमारा जो आईएमएफ है उसने लार्जेस्ट एलोकेशन किया इन द हिस्ट्री। तो वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत मत मानिएगा, वो सही स्टेटमेंट है। आप ये ग्राफ भी देखिए, एसडीआर ने एलोकेशन पहले भी दिए, ऐसा स्टेटमेंट आएगा क्या एसडीए, क्या आईएमएफ ने पहली बार एलोकेशन दिया था ड्यू टू कोविड, तो नहीं। 2009 में जब एक एलोकेशन हुआ था, देखिए देखिए जनरल एलोकेशन एक दो तीन चार, चार बारी जनरल एलोकेशन हो चुके हैं। स्पेशल एलोकेशन सिर्फ एक ही बार हुआ था 2009 के जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, अदर देन दैट हमारा चार बारी जनरल एलोकेशन हुआ है। और जो सबसे लार्जेस्ट एलोकेशन है वो हमारा हुआ है 2021 में कोविड के पैंडेमिक चलते हुए 456.5 का, राइट। तो ये यही था मेरा इसमें इकोनॉमिक सर्वे जो हमारा आईएमएफ की साइड से पढ़ने वाला था। ये देखिए मैंने इसको यहाँ पर लिख दिए कि जो इनिशियली था ये डॉलर का रेट है अभी जो करंट, देन यूरो का वेट है, देन युआन का, देन येन का, देन स्टर्लिंग का। युआन ही हमारा रेनमिंबी भी है, राइट। फिर हम बात करते हैं एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होता है, तो एक्सचेंज रेट तीन तरीके के एक्सचेंज रेट, फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, मैनेज फ्लोटिंग। फिक्स एक्सचेंज रेट की बात करें तो मान लीजिए इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए इंडिया ने फिक्स कर दिया कि $1 इज इक्वल टू, सॉरी, $1 इज इक्वल टू 10 रुपीज, इंडिया ने फिक्स कर दिया। अभी डॉलर का सप्लाई कम कम बढ़े या कम हो, रुपी का सप्लाई कम या बढ़ो, ये रेट फिक्स रहने वाला है थ्रू आउट द रिजीम। अगर हम बात करें फिक्स एक्सचेंज रेट की, इस बात में क्या होता है, इसमें हम इन्फ्लेशन को नहीं ले सकते अपने उसके अंदर, इंक्लूजन नहीं कर सकते इन्फ्लेशन का, राइट। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए हानिकारक भी है, ठीक है, फिक्स एक्सचेंज रेट। और हम 1970 से 90s तक हम फिक्स एक्सचेंज रेट ही करते आए थे। उसके बाद जब कंट्री ने समझा, जब ब्रेटन वुड का फेलियर हुआ, तो उसके बाद आया फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पूरा मार्केट फोर्स के ऊपर छोड़ दिया कि मार्केट फोर्स के हिसाब से देखेंगे कि डॉलर का क्या रेट बढ़ रहा है हमारी इकोनॉमी के अंदर, तो उस हिसाब से कभी 10 है, कभी 15, कभी 20 है, कभी 30 है। तो इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा आ गया हमारा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में, और फिक्स एक्सचेंज में रिजिडिटी बहुत ज़्यादा आ गया। तो इन दोनों को बैलेंस आउट करने के लिए हमारी कंट्री 1992 में हमने जो रिजीम अपनाया उसको बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग रेट। इसका मतलब क्या है, हमने मिक्सचर या मिडिल पाथ फॉलो किया कि एक लेवल तक तो हम इसको फ्लोटिंग नहीं देंगे, अगर एक थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद भी एक्सचेंज रेट बढ़ा या कम हुआ, देन गवर्नमेंट विल इंटरवीन,
फिर वो ओएम हो या मॉनेटरी ऑपरेशन या फिजिकल ऑपरेशन के साथ गवर्नमेंट आएगा तो उसको मैनेज कर देगा फ्लोटिंग रेट को, राइट। फ्लोटिंग रेट है, लेकिन अगर ये कम होगा या बढ़ेगा एक लिमिट के थ्रेशोल्ड से तो हम गवर्नमेंट आके इंटरवीन करेगी, दैट इज मैनेज फ्लोटिंग रेट। ये आप डेफिनेशन बेसिक बेसिक का पढ़ लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर देन कम्स नीर एंड रीफ। आप इस पे चिंता मत कीजिए, मैं नीर और रीफ पे एक छोटा सा लेक्चर बनाऊंगा, 5-10 मिनट का लेक्चर बनेगा जिसमें इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी सिर्फ आप इनका डिफरेंस समझ लीजिए। जो नीर है, नीर क्या है? इट इज अ वेटेड एवरेज ऑफ बाइलेटरल नॉमिनल एक्सचेंज रेट। एक नॉमिनल एक्सचेंज रेट होता है, एक रियल एक्सचेंज रेट होता है। जितना भी मान लीजिए हमारी कंट्री का डॉलर के साथ कुछ नॉमिनल एक्सचेंज रेट होगा, येन के साथ होगा, पाउंड के साथ होगा, स्टर्लिंग के, जो भी मेजर मेजर करेंसीज हैं उसके साथ जो रूपी का हमारा एक्सचेंज रेट होगा, नॉमिनल एक्सचेंज रेट होगा, उन सबका एक ज्योमेट्रिक में निकाल के नॉमिनल एक्सचेंज रेट आता है। सिमिलरली जो हमारा रियल एक्सचेंज रेट है सभी करेंसी के साथ, उनका वेटेड एवरेज निकाल के ज्योमेट्रिक में निकाल के, ज्योमेट्रिक में निकलता है इसमें आप ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्रिक में निकाल के हमारा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बनता है। ये बहुत ब्रॉडली डिफरेंस होता है, डिटेल में हम इसमें छोटा लेक्चर बना लेंगे बात, राइट। फिर अगर हम बात करें जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, इट इज एक्सचेंज रेट ऑफ वन करेंसी अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ करेंसी वेटेड अकॉर्डिंग टू ट्रेड विद ईच कंट्री। इट इज नॉट एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन। इसको मार्क कर लीजिएगा, स्टार मार्क में तभी कहता। जो नीर है, एन फॉर नीर, एन फॉर नॉट एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन, ऐसे याद कर लीजिए अगर आपको दिक्कत हो रहा है। फिर अगर हम रियर की बात करें, इसको समझाऊंगा इन्फ्लेशन का क्या लिंक है, लेकिन अगर रियर की बात करें, इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नीर। पहले नीर कैलकुलेट होगा, उसके बेस पे उसको एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे इन्फ्लेशन वाले से, तो हमारा रीर आ जाएगा। इट कैप्चर्स इन्फ्लेशन डिफरेंशियल बिटवीन कंट्री एंड मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स एंड रिफ्लेक्ट द डिग्री ऑफ एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस। अगर हम बात करें कि अगर हम देखना हो चाहे तो जो हमारा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो कौन दर्शाता है, नीर या रीर? तो जो रीर है, जो रियल इमेज देगा, वही हमारा रियल इमेज देगा कंपटीशन का, राइट। तो याद कर लीजिए, रियल हमें रियल इमेज देगा हमारे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, ऐसे याद कर लीजिए। और ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है, ये देखिए, इट इज एडजस्टेड इन्फ्लेशन। हमने पढ़ा नीर नहीं है, रीर है। ऐसे करते करेंसी कन्वर्टिबिलिटी हमने पढ़ लिया, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी क्या है। तो देख लीजिए, यूनिट बजट ऑफ 1992 1993 इंट्रोड्यूस्ड इट ऑन करंट अकाउंट अंडर लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट। तो जो पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी था, इसको हम लेके पहले करंट अकाउंट पे, हमने एकदम से उसको नहीं खोलते 1992 में। फिर अगर हम फुल कन्वर्टिबिलिटी की बात करें तो 1994 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी करंट अकाउंट। ध्यान से पढ़िए, करंट अकाउंट, राइट। अभी भी अगर हम बात करें कैपिटल अकाउंट पे हमारा पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी है अभी, लेकिन हम 1994 ऑनवर्ड्स बात करें तो हमारा करंट अकाउंट पे फुल कन्वर्टिबिलिटी है। फिर मैंने बताया था कि तारापुर कमेटी बनी थी, एक आरबीआई ने बनवाई थी, कॉन्स्टिट्यूट बाय आरबीआई ऑन सजेस्टिंग रोड मैप फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपियन कैपिटल। तो उन्होंने कहा था कि अगर इन्होंने इन्होंने प्लस माइनस बता दी कि एडवांटेज क्या होंगे, डिसएडवांटेज क्या होंगे। तो डिसएडवांटेज तो मैंने आपको बता दिया। अब एडवांटेज की बात करें तो क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज फंड हो जाए, क्योंकि अगर हमने खोल दिया एफडीआई के लिए, कोई लिमिट नहीं लगाया, जैसे अभी लिमिट है 74% एफडीए अलग अलग सेक्टर में, किसी में 49% है, किसी में 51% है, तो अगर वो रिस्ट्रिक्शन हट जाएगा तो एफडीए आ जाएगा, हमारे स्ट्रेटेजिक उसमें सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेगा और कभी भी विड्रॉ कर देगा, तो वो तो हमारे लिए धाराशाही है। हमारा जो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्लैप्स हो सकता है। इसी कारण से हमने पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी अलाउ की है कैपिटल अकाउंट पे। लेकिन अगर हम फुल कन्वर्टिबिलिटी अलाउ कर दें कैपिटल अकाउंट पे तो क्या क्या एडवांटेज होंगे? हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज फंड हो जाएगा, रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमें सस्ता लोन लेने को मिलेगा बाहर कंट्री, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन सारे हटा दिए। ग्रेट फाइनेंशियल कॉम्पिटिटिवनेस, हमें लोन सस्ते मिलेंगे, क्योंकि हर कोई हमें लोन देने की तरफ आएगा, तो हमें लोन कॉम्पिटिटिव मिलेंगे, सस्ते मिलेंगे, उनमें आपस में कॉम्पिटिशन होगा, फायदा हमारी कंट्री को है। एंड इंक्रीज इन फ्लो ऑफ एफ आई आईज एंड एफ आई, ये हमने नोट कर लिया। फिर हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ा, वो कैसे डिसाइड होता था। तो पहले पहले क्या होता था, टिल 1990-71 की बात करें तो गवर्नमेंट फिक्सेस एक्सटर्नल वैल्यू, तो एक्सटर्नल चीज लेते थे उस पर फिक्स कर देते थे। फिर 1971 से लेकर 1992 का जो पीरियड था उसको बोलते हैं पैक्ड रिजीम। पैक्ड रिजीम मतलब हमने किसी चीज से उसको अटैच कर दिया, उसका रेट बढ़ेगा, इसका रेट बढ़ेगा, उसका रेट गिरेगा, इसका रेट गिरेगा, ये इसका फैक्टर इस पे इन्फ्लुएंस करेगा। तो फिर 71 से लेकर 92 के पीरियड के बीच में हमने रूपी को पैक कर दिया यूएस डॉलर से, राइट। फिर जो 1991 से 1993 का फेज आया उसमें है पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी का, जिसको हम बोलते हैं कि करंट अकाउंट को हमने पार्शियली कन्वर्टेबल कर दिया। देन 1994 ऑनवर्ड्स हमने क्या किया, ये देखिए, मार्केट एक्सचेंज रेट हमने रिजीम कर दिया, इसको हम बोलते हैं फुल कन्वर्टिबिलिटी कर दिया, और मैनेज फ्लोटिंग मैनेज रेट लिया। फिर हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट देख लिया। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? सिंपल स्टेटमेंट यूपीएससी पूछ सकते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ वन कंट्री, इंडिया मान लीजिए हमारे केस में, विद रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर। इट इज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके अंदर दोनों कंपोनेंट, करंट अकाउंट भी है, कैपिटल अकाउंट भी है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर ओवरऑल की बात करें तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन सभी होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो हमने बात की मर्चेंडाइज वाले की अगर बात करें, गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें तो बैलेंस ऑफ ट्रेड वो होता है
बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट हमने देखा, देन कैपिटल अकाउंट। ये 3 तरीके के हमारे होते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट सुना होगा आपने, करंट अकाउंट डेफिसिट सुना होगा। कैपिटल अकाउंट हमारा जनरली सरप्लस रहता है, करंट अकाउंट हमारा तकरीबन नेगेटिव रहता है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड भी हमारा मोस्टली कंट्री के साथ नेगेटिव ही चलता है, क्योंकि हम मोस्टली इंपोर्ट ही करते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें, बैलेंस ऑफ ट्रेड के डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी वैल्यू ऑफ नेशंस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। फिर दे रखा है कि अगर हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा इंपोर्ट से, देन वो ये पॉजिटिव और ट्रेड सरप्लस बोलेंगे, अगर वो उल्टा होगा तो ऐसा होगा। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट के देख लिया, ट्रांजेक्शन दो अकाउंट कौन से हैं, करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, ये पूरा देख लिया, मीनिंग देख लिया। अब हमने यहाँ तक पढ़ा, हमने सारा जो स्टैटिक पार्ट था वो कवर कर लिया हमारा। वेट मैं आपको फिर से एक बार देख, तो कुछ हमारी चीज़ कितना होगी, अगर होगी तो आई विल मेक यू एक्सप्लेन इट। जी। तो अभी जो ये लेक्चर है, इसको लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि लेक्चर ही थोड़ा बड़ा ना बन जाए। मेरा मोटिव है छोटे लेक्चर में हो ताकि आपका रिवीजन हो जाए, वन सोल्यूशन आपको, वन स्टॉप सोल्यूशन मिल जाए। ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे वो इकोनॉमिक सर्वे कवर करेंगे। जो भी उसमें हमारे जितने भी की फाइंडिंग्स इकोनॉमिक सर्वे में, उसमें कोई फंडिंग होंगी, रीड का फंडा, उसको हम स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर देंगे। इट विल टेक जस्ट 3 to 4 मिनट्स टू एक्सप्लेन नीड रीड, उससे आपके पूरे फंडे क्लियर हो जाएंगे। इकोनॉमिक सर्वे में जो जो मेजर फाइंडिंग है, कौन कौन से मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, कौन कौन से मेजर इंपोर्ट हमारे सोर्सेज हैं, उनको कवर कर लेंगे। और कौन कौन से हमारे की इंपोर्ट्स हैं, कौन कौन से की एक्सपोर्ट्स हैं, उनको कवर कर लेंगे। अदर देन जितना भी डेट है हमारा, डेट कंपोजिशन क्या है हमारा, शॉर्ट टर्म डेट कितना है, लॉन्ग टर्म डेट कितना है, क्या वो डेट सस्टेनेबल है या नहीं है, इंस्टीट्यूशनल लोन कितना है, रुपी डिनोमिनेटेड लोन कितना है, यूएस डिनोमिनेटेड लोन कितना है, यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड, वो सारा हम नेक्स्ट लेवल में कवर कर लेंगे। तो इन 2 लेक्चर हमारा एक्सटर्नल ट्रेड सेक्टर पूरा कवर हो जाएगा, करंट से लेके स्टैटिक से लेके पूरे इकोनॉमिक सर्वे बजट सब कंप्लीट कर देंगे। तो उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर बना देंगे। आपके लिए धन्यवाद। हम एक और सीरीज लेके आ रहे हैं हमारी, जिसमें हम 360 डिग्री कवर करेंगे हमारे पॉलिटी के करंट पेज को, राइट। तो 360 डिग्री हम कवर करेंगे, जो भी मेजर टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, उसमें स्टैटिक, लक्ष्मीकांत को भी हम बाइट करेंगे। इन सब के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे अपना पॉलिटी का भी, इकोनॉमी का भी। तब तक के लिए बने रहिएगा, चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जैसे मैं हर वीडियो के आखिर में बोलता हूँ, जय हिंद। थैंक यू।